महामहिम बनने की रेस में 4 नाम सबसे आगे। बीजेपी और आरएसएस कर रही है मंथन। 24 घंटे में 2.86 लाख नए केस, 573 लोगों की मौत। एक दिन में पॉजिटिविटी रेट 16% से 19.05% तक पहुंचा। हिमाचल में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। रूस और यूक्रेन में सीज फायर। पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में हुआ फैसला। बर्लिन में 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे डिप्लोमेट्स। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। भारतीय प्रतिनिधि बोले सारी दुनिया पाक को आतंकवाद का स्पॉन्सर मानती है, लादेन भी यही मिला। और हिमाचल में कड़ाके की सर्दी से मिलेगी राहत। 30 तक मौसम साफ। धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा जनजीवन। 2 एनएच समेत 400 सड़कें बहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर मंथन और तेज हो जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच 4 नामों को लेकर सबसे अधिक चर्चा है। इनमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रमुखता से शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी आखिरी मौके पर नया नाम लेकर सबको चौंका भी सकते हैं, जैसा कि अक्सर देखने को मिला है। हमारी सभ्यता प्राचीन है, परंतु हमारा यह गणतंत्र नवीन है। राष्ट्र निर्माण हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है। जैसा एक परिवार में होता है, वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है। आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी है। वे यूपी की राज्यपाल हैं, गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। तर्क दिया जा रहा है कि एनडीए के पहले कार्यकाल में भाजपा ने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था। वे राष्ट्रपति भी बने। इसके जरिए भाजपा ने देश और दुनिया के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश की थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आए थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। नायडू 2002 से 2004 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वे अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। मोदी सरकार में शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना प्रसारण तथा सांसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे की कमान संभाली। नायडू अगस्त 2017 से उपराष्ट्रपति है। नायडू को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा दक्षिण भारत में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा सियासी संदेश दे सकती है। ये चर्चित नाम तो हैं जिस पर भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए विचार कर सकती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली हमेशा ही सबको चौंकाने वाली रही है। जिस व्यक्ति की कहीं कोई चर्चा तक नहीं होती है, उसे लेकर मोदी जी आ जाते हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जब बनाया गया तो उस समय किसी ने भी कोविंद का नाम तक नहीं सोचा था। देश में बुधवार को 2,86,384 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3.06 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 573 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले 470 अधिक संक्रमित मिले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 2,85,914 लोग संक्रमित मिले थे और 659 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.02 लाख है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4.03 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच बुधवार को पॉजिटिविटी रेट 19.5% दर्ज किया गया। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 16% था। रोजाना के नए मामलों में महज 0.1% की बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिविटी रेट में करीब 20% की बढ़ोतरी चिंता का विषय है।
हिमाचल में कोरोना के 11,141 एक्टिव केस हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना से मौत के आंकड़े सबको डराने वाले हैं। तीसरी लहर में सिर्फ 10 दिनों में 70 लोगों की जान चली गई है। सच्चाई यह है कि प्रदेश में अभी भी सप्ताह के दौरान औसत संक्रमण दर लगभग 20% है। कई जिलों में तो ये 25% से अधिक चल रही है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जरूरी है। खासकर जिस गति से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है उस पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक संख्या में लोगों की टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ही ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट हो पाएगा। स्वास्थ्य विभाग जनवरी के तीसरे सप्ताह के शुरुआत में 12 से 15,000 टेस्ट रोजाना कर रहा था। 19 जनवरी को भी 15,210 लोगों की कोरोना जांच हुई। चौथे सप्ताह में 23 जनवरी को मात्र 4,130 लोगों की कोरोना जांच की गई, जबकि 24 जनवरी को भी 7,896, 25 जनवरी को 5,958 और 26 जनवरी को भी मात्र 4,205 लोगों की जांच की गई। यानी जांच करने की प्रतिशतता घटती जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच पूर्वी बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर आई है। बुधवार को पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में सभी पक्षों ने सीज फायर पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस 2019 के बाद पहली बार यूक्रेन फोर्सेज और अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस और जर्मनी ने इस सीज फायर में अहम रोल निभाया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष बिना शर्त सीज़फायर के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा 2 हफ्ते बाद बर्लिन में इस मुद्दे पर एक बैठक और होगी। फ्रांस ने इस फैसले का स्वागत किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के एक सहयोगी ने कहा कि लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच आखिरकार एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। रूस के डिप्लोमेट दिमित्री कोजाक ने कहा कि कई बातों पर असहमति के बाद भी हम इस बात पर सहमत थे कि पूर्वी यूक्रेन में सीज़फायर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद बर्लिन की बैठक में पेरिस की तरह ही दोनों देश के डिप्लोमेट ही शामिल होंगे। इन बैठकों में राष्ट्रीय प्रमुखों को शामिल करना एजेंडा में नहीं है। कोजाक ने कहा, हमें उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगले 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यूक्रेन के राजदूत एंड्री यरम ने मीडिया से कहा कि यह वार्ता आसान नहीं थी। स्थायी युद्ध विराम के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2019 के बाद किसी मुद्दे को आधिकारिक विज्ञप्ति पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस ने अपने लाखों सैनिकों को तैनाती दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रूस के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए नाटो फोर्सेज ने भी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी थी और इसके अलावा अमेरिका ने भी 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पाकिस्तान को झूठ फैलाने पर जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के मनगढ़ंत और झूठे आरोप का जवाब देते हुए भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवादियों को पालने पोसने का रहा है। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था। यूएनएससी बहस के दौरान आर मधुसूदन ने कहा, पाकिस्तान डिप्लोमेट ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादी आम लोगों की तरह रहते हैं और अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं। पाक डिप्लोमेट इस तरह के आरोप लगाकर दुनिया का ध्यान अपने देश से हटाना चाहती है। भारतीय काउंसलर ने पाकिस्तान के काले कारनामों को उजागर करते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने, मदद करने और खुलेआम सपोर्ट करने का इतिहास रहा है। यह एक ऐसा देश है जिसे सारी दुनिया आतंकवाद का स्पॉन्सर मानती है। I am constrained to take the floor again only because the representative of Pakistan chose to sully this august council through his Pavlovian and frivolous remarks against my country. While his statement deserves our collective contempt, it is important for me to set the record straight. This is not the first time the representative of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the
sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minorities, are turned upside down. Madam President, member states are well aware that Pakistan has an established history of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country that has been globally recognized as a sponsor of terrorism and holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists prescribed by the Security Council. So much so that most of the terrorist attacks around the world today have their origin in some form or the other in Pakistan. His Prime Minister and his Foreign Minister have been called out for being supporters of terrorists, including Osama bin Laden, but they continue to carry on down the same path undeterred. We are discussing protection of civilians today. The biggest threat to civilians comes from terrorists. As we mentioned earlier, the perpetrators of the heinous terror attack in Mumbai in 2008 continue to enjoy patronage of the state which he represents. Madam President, let me be categorical about India's position. The entire Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan, and we call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. India desires normal neighborly relations with all countries, including Pakistan, and is committed to addressing outstanding issues, if any, bilaterally and peacefully, in accordance with the Simla Agreement and the Lahore Declaration. However, any meaningful dialogue can only be held in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan to create such a conducive atmosphere. Till then, India will continue to take firm and decisive steps to respond to cross-border terrorism. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भारतीय काउंसलर ने साफ लहजे में कहा कि ये दोनों भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे, चाहे पाकिस्तान को कुछ भी लगता रहे। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो हमारे उन इलाकों को खाली करे जिन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। हिमाचल वासियों को अब कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 30 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 27 जनवरी को कुछ एक मैदानी और निचले इलाकों में धुंध रह सकती है, लेकिन ऊंचे क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान में भी हल्का इजाफा होगा और प्रदेशवासियों को एक सप्ताह बाद सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। मौसम साफ होने से ऊंचे क्षेत्रों में लोगों को शीतलहर से छुटकारा भी मिल सकेगा। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान केलांग का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस, कल्पा का 5.0 डिग्री, कुफरी 3.0 डिग्री, शिमला का 0.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री, धर्मशाला का 5.1 डिग्री, उन्ना का 9 डिग्री, नाहन 7.6 डिग्री, सोलन 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि उन्ना का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में 22 जनवरी से ही बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। इससे मध्यम व अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा है। 800 से अधिक सड़कें, 3300 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर और 400 पेयजल योजनाएं बर्फबारी से प्रभावित हुई हैं, लेकिन अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। NH5 शिमला ठियोग रामपुर, NH7 ठियोग रोडू और स्टेट हाईवे ठियोग सैंड चौपाल के 6 दिन बाद पूरी तरह से बहाल होने से अपर शिमला के लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। हालांकि अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अभी भी 417 सड़कें, 253 DTR और 106 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं, लेकिन अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद इनके भी बहाल होने की आस बंध गई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।